सबसे पहले आज भी मुझे कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इतना पहले मैंने क्वेश्चन बैंक भेजा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन थी कुछ बच्चों को। मैं कोई भी एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप अपना खोल देता हूँ, जैसे ये एग्जाम प्रैक्टिस एक एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप मैं खोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एग्जाम प्रैक्टिस एएस रावी 23 वाले इस्लाम अनस। ये देखिए बेटे, बहुत ही elaborate सा आपको मैंने भेजा हुआ है। Assalamu alaikum guys, I'm posting the question bank for mocks. It is basically all 8 papers of 2023, specimen paper 23, March 23, एक एक पेपर ये हो गया दो, जून के तीनों वेरिएंट्स एंड नवंबर के तीनों वेरिएंट्स, 8 पेपर्स हैं। फिर मैंने लिखा विल शेयर अ डॉक्यूमेंट विद क्वेश्चंस एंड मार्क स्कीम्स, एंड एज पर प्रॉमिस ये देखो मेरा बेटा, केस स्टडीज का एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें सात सात मार्क स्कीम्स है, फिर क्वेश्चन बैंक और मार्किंग स्कीम। सो यू हैव एवरीथिंग इन दीज थ्री डॉक्यूमेंट्स। तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अगले कुछ दिनों में मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा सर कामरान मलिक की, कुछ अपने वॉइस नोट्स भेजूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस में और आसानी हो जाए। बट यू गाइस शुड नो बाय नाउ कि व्हाट इज द टास्क अहेड। जैसे अब कल आपका P1 है एंड मेनी ऑफ यू प्रोबेबली हैवंट डन 2023 के पेपर, सो प्लीज डू 2023 के पेपर्स। बहुत सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आई एम होपिंग इंटरनेट का इशू होगा और वो ठीक हो जाएगा। चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट, रिकॉर्डिंग इज देयर, somebody else is looking to join us. Yes, वली। जी जी अनस बताएं। वही करवा रहा हूँ, पेपर ही करवा रहा हूँ, पेपर ही करवा रहा हूँ। वली मेरा बेटा, आप छुट्टियां स्टेज पे, एक मिनट अनस, वली इस स्टेज पे छुट्टियां ना करें बेटे। रिजल्ट्स बहुत बुरे हो जाते हैं बच्चों के जो पास्ट पेपर सेशन अटेंड, वट एवर द रीजन इट मस्ट बी वैलिड, लेकिन अब आपने ओके ओके बट नो मोर छुट्टियां वली, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स स्टार्ट जी। वी आर, या, थैंक यू बेटे। लेट्स डू द केस स्टडी फर्स्ट जी। अक्टूबर नवंबर 22 हमारा वाला ही वेरिएंट था, बहुत जल्दी से मैं पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स क्रिएट challenges for oil producers. Oil companies are facing uncertainty in 2020 as the COVID-19 pandemic causes a collapse in demand for their product. ऑयल की डिमांड कम हुई, कोविड 19 में लॉकडाउन्स थे, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, शॉप्स पे नहीं जा रहे थे, तो सारी बातें, उनकी डिमांड गिरी ऑयल की। बट कार प्रोड्यूसर्स आर प्रिडिक्टिंग द पेंडेमिक विल हेल्प एक्सेलरेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। कि भी पेंडेमिक के बाद अब जो इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड है वो बढ़ेगी क्योंकि लोग एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो रहे हैं, तो कार प्रोड्यूसर्स को जरा अच्छी होप लग रही है। लेट मी लेट दिस किड एंटर। राइट गाइस, उसके बाद जी सो कार प्रोड्यूसर्स आर होपिंग कि जी डिमांड बढ़ेगी of electric cars. Looking ahead, cuts in investment by oil companies as their revenues fall could reduce supply enough to cause a rise in oil prices. इसलिए इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूसर्स को बड़ी अच्छी उम्मीद है कि ऑयल महंगा होने वाला है क्योंकि फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट कम की है, उनका रेवेन्यू कम हुआ ऑयल फर्म्स ने। तो एज अ रिजल्ट क्योंकि ऑयल अब कम प्रोड्यूस होगा, तो एज अ रिजल्ट जो है प्राइसेस ऑफ पेट्रोल बढ़ेंगी और लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ स्विच होंगे। Makes electric cars more attractive just as car producers increase production. इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि आप लोग अगर टाइम पे आया करें ना, दैट रियली हेल्प्स द क्लास गो स्मूथली। पहले 5 मिनट मैं इसलिए देता होता हूँ कि बच्चे ज़रा टाइम पे आ जाएं। अब मुझे एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा। इस्लाम वालेकुम सलाम। लेट मी स्टार्ट द केस स्टडी वंस अगेन ताकि सब बच्चे जो बाद में भी आए हैं उनको भी कैच हो जाए। इलेक्ट्रिक कार्स क्रिएट challenges फॉर ऑयल प्रोड्यूसर्स. Oil companies are facing uncertainty in 2020 as the COVID 19 pandemic causes a collapse in demand for their product. लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, घरों पे बैठे हुए थे, तो ऑयल की डिमांड गिरी। बट कार प्रोड्यूसर्स आर प्रिडिक्टिंग द पेंडेमिक विल हेल्प एक्सेलरेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। क्यों? लुकिंग अहेड, cuts in investment by oil companies as their revenues fall could reduce supply enough to cause a rise in oil prices. This makes electric cars more attractive just as car producers increase production. दो उसने सिचुएशंस बताई हैं। ऑयल कंपनीज आर स्ट्रगलिंग, अनसर्टेनिटी है पेंडेमिक के बाद से,
इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूसर्स को अच्छा लग रहा है कि अब ऑयल महंगा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम की ऑयल कंपनीज ने, उनके रेवेन्यूज गिरे हुए थे पेंडेमिक में, तो उससे ऑयल महंगा होगा तो इलेक्ट्रिक कार से लोग स्विच होंगे जी। Demand also go down फॉर for the oil. So तो even if the एग्जैक्टली ऑयल, supply, so even if the supply decreases. वो ऑयल ऑलरेडी सस्ता हो चुका था उस वक्त। नाउ दे सेइंग लुकिंग अहेड राइज इन प्राइस ऑफ ऑयल होएगा बिकॉज ऑफ कट्स इन इन्वेस्टमेंट, सप्लाई कम होगी। ऑयल सस्ता हो चुका था ड्यूरिंग पेंडेमिक, ठीक है। खैर एनीवेज दिस वाज माय डॉटर्स क्वेश्चन, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसको बता दिए। लेट्स मूव ऑन जी। ये सिलेक्टेड डेटा जो है इसको हम बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। However, the rise of electric car sales could slow within the next few years due to a worldwide shortage of supply of lithium needed for car batteries. कार बैटरीज बनाने के लिए लिथियम चाहिए होता है, एक नेचुरल रॉ मटेरियल, और उसकी सप्लाई वर्ल्ड वाइड कम हुई है। नेक्स्ट फ्यू इयर्स में वो कहते हैं वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज होने वाली है, सॉरी, क्योंकि सप्लाई ऑफ लिथियम बहुत चाहिए फॉर कार बैटरीज। अब क्यों शॉर्टेज होने वाली है? डिमांड फॉर लिथियम को ट्रिपल by 2025 to 1 million tons per year, and then double again to 2 million tons per year by 2020-30। आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आ गई हैं, तो लिथियम की डिमांड बहुत बढ़ेगी। दूसरी साइड पे सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स वो बता रहे हैं, रुकावट। A typical lithium mine produces 30,000 tons per year, which means the market needs approximately 4 new mines per year to meet demand. However, it usually takes about 6 years to discover, develop, and put a lithium mine into production. तो वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज होने वाली है लिथियम की, ये एक उन्होंने बताया, जो कि यूज होता है कार, इलेक्ट्रिक कार बैटरीज बनाने में। तो अभी तक जरा माइंड में ओके, हसन आई कांट हेल्प इट, अब आपका नेट दोबारा ज्वाइन कर लें कोशिश करके, राइट जी। उसके बाद जी अभी तक सोचते जाएं कि कौन से टॉपिक पे बात हो रही है। एनीवन अभी तक मेन चैप्टर कौन सा टारगेट हो रहा है? ऊपर पहले पैराग्राफ में और यहाँ पे मेन टॉपिक कौन सा टारगेट हो रहा है? किसी को समझ नहीं आया कि इलास्टिसिटीज? मुझे तो सिर्फ सिवाय आखिरी लाइन के इलास्टिसिटी नजर नहीं आई कि सप्लाई शायद इनइलास्टिक हो लिथियम की, लेकिन मेन टॉपिक कौन सा टारगेट हो रहा है? वो वर्ड भी बार बार बोल रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा ओपनली सोचिए। डिमांड एंड सप्लाई, टोटली अभी तक, हाँ, डिमांड एंड सप्लाई अभी तक यूनिट 2 पे उसने फोकस रखा हुआ है आपके माइक्रो के, ठीक है। अब इसको फिनिश करते हैं जी, बहुत लंबा सा डाटा है। राइजिंग ग्लोबल सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स आर इम्पैक्टिंग ऑन वर्ल्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स। The boom years for oil industry are over as economies start to deal with climate change. This will have significant implications for petro-states, countries whose economies are almost totally reliant on oil and gas. वो कहते हैं जी जो इलेक्ट्रिक कार्स की वर्ल्ड वाइड सेल बढ़ रही है, ऑयल प्रोड्यूसर्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ऑयल इंडस्ट्री के जो बूम के साल थे वो खत्म हो गए हैं, दुनिया क्लाइमेट चेंज से डील कर रही है, तो देर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेस पोल्यूटिंग क्लीनर इलेक्ट्रिक कार्स। तो पेट्रो स्टेट्स, वो कंट्रीज जो कि मेनली रिलाई करते हैं ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट पे, उन पे इम्प्लीकेशंस, बुरे असरात आने का चांस है। इम्प्लीकेशंस कैन बी गुड, समटाइम्स मेनली बैड। Volatile oil prices, as illustrated in Table 1.1, have already left many petrostates governments struggling. The governments of Middle Eastern oil producing countries cannot maintain a balanced budget at the 2020 average oil price of around $40. Years of unstable oil revenues have left these countries with significant levels of national debt. Volatile means fluctuating, ऊपर नीचे होती हुई। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो वॉलेटाइल हुई हैं, ठीक है, सिंस द पेंडेमिक। तो इन ऑयल डिपेंडेंट स्टेट्स को, मिडल ईस्ट की जो सऊदीया वगैरह, ईरान वगैरह, उनको अपना बैलेंस करना बजट मुश्किल हो रहा है। रेवेन्यू उनको ऑयल से कम हो रहा है, तो उनको अपना बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है बजट। जब प्राइस $40 पे थी तब वो बैलेंस कर पा रहे थे अपना बजट, अब वो डेफिसिट में जा रहे हैं। years ऑफ अनस्टेबल ऑयल रेवेन्यूज की वजह से उनका नेशनल डेट, उधार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद जी वेनेजुएला ऑफर्स अ कॉशनरी टेल। कॉशनरी मींस खतरे की घंटी। वेनेजुएला एक और कंट्री की वो बात कर रहे हैं, ऑफर्स अ कॉशनरी टेल। सीरियस मिसमैनेजमेंट हैज कॉज्ड इट्स ऑयल आउटपुट इन 2020
Yes, well, let me read again. In 2020, to drop to about 10% of its 2000 level, GDP has fallen by more than 75% in the past 5 years, and more than 5 million people have left the country. वेनेजुएला जो कि एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, उधर सीरियस मिसमैनेजमेंट हुई है ऑयल आउटपुट में। 10% सिर्फ उनकी आउटपुट रह गई है 2000 के मुकाबले में 2020 तक आके। जीडीपी 75% गिरा है पिछले 5 सालों में। 5 मिलियन लोग कंट्री ही छोड़ गए हालात खराब होने की वजह से। अब इसका हल क्या है जी? Solution is diversification. Wealthy Middle East states such as Oman and Saudi Arabia are investing in renewable energy and international tourism. Diversification means अपनी स्पेशलाइजेशन से हटो और चीजें बनाओ, अपनी स्पेशलाइजेशन को डाइवर्सिफाई करो, बढ़ाओ, different products में आओ. So attempts at change by less wealthy petrostates such as Venezuela are hampered by a lack of capital at home and because they are often unable to attract international investors. As a result, they tend to focus on short term rather than long term economic growth. तो उन्होंने कहा जी दो डिफरेंट साइट्स बताइए। ओमान, सऊदी अरेबिया जैसी पेट्रो स्टेट्स, वो ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया रिन्यूएबल एनर्जी में, टूरिज्म में, तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ऑयल की डिपेंडेंसी से हट रहे हैं। जबकि वेनेजुएला वगैरह उनके पास पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं था अपने पास, तो ना ही वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, लिहाजा वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे फोकस करते रहे रादर देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी पोटेंशियल ग्रोथ जिसमें एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में बढ़ती है, उस पर वो नहीं जा सके। लास्ट पैराग्राफ जी, अल्टीमेटली मेनी पेट्रो स्टेट्स आर लाइकली टू नीड आउटसाइड सपोर्ट टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमीज। डाइवर्सिफिकेशन कब कामयाब हो सकेगी? जब दूसरी दुनिया के मुल्क भी इनके हेल्प करेंगे। इन एडिशन टू फाइनेंशियल एड, पैसे के साथ साथ इट इज सजेस्टेड दैट वेल्थी कंट्रीज शुड ऑल्सो offer technical assistance such as retraining workers, help designing new tax systems, and support with the adoption of renewable energy. ठीक हो गया। अब यहाँ पे ओवरऑल स्टोरी क्या है जी? सबसे पहले ऑयल कंपनीज की डिमांड गिरी है 2020 में लॉकडाउन की वजह से। इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ी है। इलेक्ट्रिक कार्स की प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनकी सेल्स तो बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन लिथियम जो यूज होता है उसकी बैटरी में, उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम्स हैं। जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी लिथियम की सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर में जरा सप्लाई मुश्किल हो रही है। साथ में उन्होंने बात किया कि जो इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स बढ़ रही हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पे उसके बुरे असरात आ रहे हैं। मसलन वेनेजुएला के उन्होंने कुछ बुरे हालात बताए, उनका जीडीपी गिर गया, ऑयल प्रोडक्शन गिर गई। लेकिन सऊदीया और ओमान दूसरी पेट्रो स्टेट्स, उन्होंने ज़रा बेहतर तरीके से हैंडल किया है सिचुएशन को, डाइवर्सिफाई करने की तरफ चले गए हैं। वेनेजुएला के लिए ये मुश्किल हुआ है क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था और इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी नहीं आ रहे थे। साथ में जी आखिर में उन्होंने मशवरा दिया है कि इन पेट्रो स्टेट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए वेल्थी कंट्रीज से पैसा भी चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस भी चाहिए, टैक्स सिस्टम्स भी नए डिज़ाइन करवाने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की अडॉप्शन करनी है। ये हो गया जी हमारा पूरा सोर्स, बहुत लंबा चौड़ा डेटा था। अब बच्चों, first thing that I always say, look at the question whether it's totally from the data, partially from the data, or general. पहला क्वेश्चन अमूमन टोटली फ्रॉम द डेटा होता है, दूसरा भी या टोटली या पार्शली, तीसरे में पार्शल हो जाता है, चौथा और पांचवे में समटाइम्स डाटा रिक्वायर्ड होता है, समटाइम्स इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट विद टेबल 1.1 पे वो जाते हैं, कहते हैं जाओ कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एवरेज रियल ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल बिटवीन 14 एंड 20। आपने 2014 में देखना है क्या रियल ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल थी, फिर 20 में कितनी थी, फॉर्मूला क्या लगाना है, चेंज ओवर ओरिजिनल इनटू 100, सिंपल परसेंटेज चेंज। तो मेरे बच्चों तसल्ली से करें, 2014 में $93.2 पर बैरल थी, 20 में गिर के 39.7 पर बैरल है। वही फॉर्मूला, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इनटू 100। वेट कीजिएगा समीर, अभी इतनी जल्दी नहीं करना था, लेट मी वेट फॉर दिस। Wait, sorry. 2014 and 20. यस, 20 आपकी न्यू वैल्यू है, इसमें से माइनस करें ओल्ड वैल्यू 2014 की, डिवाइड करें ओल्ड वैल्यू से 2014 इंटू 100,
वही परसेंटेज चेंज है। वेट अनस, आप लोग भी नहीं बोले प्लीज, टिल आई आस्क। लेट एवरीबडी प्रैक्टिस इट। मे बी आपकी क्लास में मैं पेपर करवा चुका था अनस, सो डोंट बी इन अ रश। Wait. परसेंटेज चेंज है, इट्स जस्ट परसेंटेज चेंज। यस। 50, जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, आप बता दें। 57.4. 1 मार्क। जो भी 57.4 बोल रहे हैं, 1 मार्क। Right. बल्कि 0 मार्क, सॉरी, 0 मार्क। Hmm? नन ऑफ यू सेड परसेंटेज, नन ऑफ यू सेड माइनस। प्राइसेस गिरी हैं, सीआई विल कट योर मार्क। Oh, okay. -57.04% जब तक नहीं लिखोगे। क्रेसेंट आप लोगों को 4 दिन पहले ये पेपर करवाया है, एग्जैक्ट सेम बात कही है। दोनों मार्क्स आप सीआई I में was लूज gonna कर write जाएंगे। percent. मोस्ट ऑफ द किड्स डू द सेम मिस्टेक, ना परसेंटेज लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, पुट द राइट साइन, पुट द राइट नंबर, या अगर मिलियन डॉलर्स में था तो वो लिखें। परसेंटेज है मेरे बच्चों, 50.7.4%। मे बी मोस्ट ऑफ यू डिडंट से इट बिकॉज इट वाज अंडरस्टूड, बट वो इस बात को नहीं मानेगा जब तक आप माइनस साइन नहीं डालोगे। 57.4% का साइन नहीं डालोगे, 1 मार्क नहीं मिलेगा। सही भी कैलकुलेट किया, फिर भी गलत। किसी बच्चे को कैलकुलेशन अभी तक ना आ रही हो तो मैं बता दूं कैसे करनी है। बी वेरी ओपन, बी वेरी कॉन्फिडेंट। अरे, न्यू वैल्यू क्या है? 2020 में प्राइस कहां पे आ गई है? अरीब जल्दी करो। 2020 में डेटा में देखो प्राइस कितनी है। हाँ, तो इतना क्वेश्चन मार्क क्यों है बेटे? ये लिखा हुआ है 20, ये 39.7, इस पे भी शक है आपको? 39.7 है न्यू वैल्यू। 14 में ओल्ड वैल्यू क्या थी? 2014 में क्या प्राइस थी? यस, तो 39.7 माइनस 93.2, ये ब्रैकेट बन गया आपका ऊपर वाला। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, माइनस कुछ फिगर आ जाएगा कोई 53 पॉइंट समथिंग, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू यानी 93.2 इंटू 100, आंसर आ जाएगा -57 पॉइंट वट एवर परसेंट। समझ आ गया टी अरीब बेटे? ये आप लोगों को क्लास 4 में सिखाया जाता है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना, और आप लोग A1 के स्टूडेंट्स हो। ज़रा थोड़ा सा बेटे फोकस। मैथ्स मैं पढ़ा नहीं सकता आपको, आपने ये सब कुछ किया हुआ है। तो लेट्स मूव ऑन नाउ। इतना छोटी सी गलती पे 2 मार्क्स सिंपल वाले लूज नहीं करने। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ यू विल आंसर इट करेक्टली। एक्सप्लेन व्हाई द प्राइस ऑफ ऑयल ऑन द वर्ल्ड मार्केट फेल इन 2020। अब्दुल्ला नजीर देखो, 2020 में ऑयल की प्राइस क्यों गिरी? अब्दुल्ला यू देयर? अच्छा, अनस आप बता दें। हम्म। शाबाश। शाबाश शाबाश, गुड। 1 मार्क और चाहिए। जैसे ही आपने कहा डिमांड फेल ड्यू टू पेंडेमिक, 1 मार्क आ गया। अब मुझे बताएं दूसरा मार्क कहां आएगा? हमेशा मैं एक बात करता हूं, जब भी ये डिमांड सप्लाई के क्वेश्चन हो, नॉट रॉन्ग, लेकिन ये पहला वाला मार्क। Yes, demand curve will shift to the left, causing a shortage of a surplus. Will cause us a short demand left पे shortage. नहीं, Surplus. a surplus. Sorry, मैं उल्टा हो गया. Demand curve shifts to left, causing a surplus, which will cause a fall in price. सबको समझ आ गया बच्चों? हमेशा पूरा मार्क एक्सप्लेन करना है। वेरी गुड ट्राई, आई मस्ट अप्रिशिएट। जी, अब आ गए सी पार्ट जी।
अब ये क्रेसेंट वाले नहीं बताएंगे, मैं कोई सिटी के बच्चे से पूछता हूँ। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई द सप्लाई प्रॉब्लम referred to may lead to increase in price of electric cars in the future and consider one policy that may be used to overcome this supply problem. पॉलिसी तो जनरल है। सबसे पहले मुझे, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है क्लास में जो सिर्फ डिमांड या खाली सप्लाई कर्व लगाने के मूड में है? सब बच्चे डिमांड सप्लाई दोनों लगाओगे, इक्विलिब्रियम बनाओगे, प्राइस बनाओगे, राइट? अब जाके देखते हैं क्या सप्लाई प्रॉब्लम है। पैराग्राफ नंबर वन। Lithium. यस, लिथियम की शॉर्टेज हुई हुई है। लिथियम इज पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। जब उसकी शॉर्टेज होगी, लिथियम महंगा होगा, इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी बनाने की कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कर्व फॉर इलेक्ट्रिक कार्स विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। कुछ बच्चे लिथियम का बना देंगे, मार्क्स लूज कर जाएंगे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिर्फ डिमांड सप्लाई कर्व लगाया, इक्विलिब्रियम बनाया, सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, प्राइस बढ़ाएं, क्वांटिटी कम हो जाएगी, फिर एक्सप्लेन करें lithium which is required to make car batteries for electric cars, it was facing shortage worldwide, its demand was more and supply was left less. This shortage would increase the price of lithium, which in turn would increase cost of production for electric cars, which as a result will shift the supply curve to left and price for electric cars will rise. सबको समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? Does anybody want me to draw this diagram? ओके, एक्सेलेंट जी। सप्लाई कर्व लेफ्ट पे ऊपर प्रॉपर लेबल कीजिएगा इलेक्ट्रिक कार्स ग्राफ के ऊपर, फिर डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करें। 2 मार्क्स ये हो गए। 1 मार्क कि लिथियम यूज होता है कार बैटरीज बनाने में, वो शॉर्टेज हुई है, वो महंगा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी कार बैटरीज बनाने की, तो इलेक्ट्रिक कार्स भी कोर्स कॉस्ट बढ़ेगी। सप्लाई लेफ्ट पे, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी कम। अब मेरे बच्चों, ये पहले 8 मार्क इसलिए मुझे अपसेट होता हूं जब इसमें कोई बच्चा गलती करता है। परसेंटेज चेंज, चाइल्ड्स प्ले, 2 आउट ऑफ 2। गलती क्या जी? माइनस साइन नहीं दिया या परसेंटेज साइन नहीं दिया, बहुत बुरा। सेकंड वाला चलें 1 मार्क ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन डिमांड के लेफ्ट पे शिफ्ट बता दें या शॉर्टेज बता, सरप्लस बता दें, उससे प्राइस गिरेगी। जरा एक्सप्लेन करें। आपको मार्केट मैकेनिज्म बहुत दफा पढ़ा है। थर्ड वन, 3 मार्क्स फॉर द शिफ्ट ऑफ सप्लाई टू लेफ्ट एंड एवरीथिंग, इलेक्ट्रिक कार्स की कॉस्ट बड़ी, सारा एक्सप्लेन कर दिया। 1 मार्क जी, पॉलिसी मुझे बताएं, अश्लीना आप बता दो। व्हाट पॉलिसी कैन गवर्नमेंट यूज टू ओवरकम द सप्लाई ऑफ लिथियम? So would this be okay? So you've got. Wait, do you have to overcome the supply problem or the price problem? बेटे, look, read the question. Overcome the supply problem. Okay, so it could give you subsidies. Subsidies is good, indirect taxes कट करना is good, research and development पे पैसा देना, subsidize करना is good. Any such policy, दो कर दीजिएगा। Government can subsidize or give indirect tax cuts to the producers of electric cars, to the producers of lithium, so they can set up more mines. As a result, supply will increase. They can also give subsidies for the research and development, so new ways, alternatives to lithium or टैक्स हॉलीडेज। वही परफेक्ट हो गया। सबको समझ आ गया जी? इजी क्वेश्चन, दिस शुड गेट यू 4 आउट ऑफ 4 एंड आई एक्सपेक्ट माय स्टूडेंट्स टू स्कोर ऑल 4 इन दिस। आसान क्वेश्चन था। अब ये आखिरी वाले थोड़े टफ होते हैं, इनमें आप लोग मीडियम स्कोर भी कर लें, 3 to 4 गुड इनफ, क्योंकि आपको टोटल मार्क्स मेरे बच्चों में बार बार कह रहा हूं 25 to 27 चाहिए फॉर एन ए। तो हम 8 में से अक्सर बच्चे अगर 4-5 भी स्कोर कर गए और आखिरी 2 में 2-2 भी स्कोर करते हैं तो उनके 9 हो जाते हैं। बी एंड सी सेक्शन में स्कोर ज्यादा आ जाता है ऑटोमेटिकली, सो इट्स अ वेरी हैंडसम इजी ए। इसमें भी कोई 14 स्कोर करें, बाकी दोनों में भी 14-14, 42 लेके आए। 27 पे 25 पे ए है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ए स्टार बनाए उसको अगले साल। So that's how this paper is a lottery. अब जी, explain whether unemployment caused by diversification of petrostates away from oil and gas production is likely to be cyclical or structural, and consider which type of unemployment is likely to be more damaging for these economies. अब ये ताज़ा ताज़ा पढ़ा है। अभी पहले एक बार हम क्या करें, पहले की टर्म्स को डिफाइन करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क
but cannot find a job at the current wage rate. Diversification is when economies switch their specialization to different products to safeguard themselves. मार्क्स शायद ना मिले लेकिन कर दो. Cyclical or structural cut definitely है. Cyclical unemployment is due to demand side reasons. When aggregate demand falls in an economy, workers are made redundant because their demand is derived, depends on goods and services. Structural unemployment is due to fall in demand for a whole industry due to change in structure of the economy. This is due to supply side reasons. समझ आ गया सबको? दोबारा एक बार बताना है या सबको क्लियर है? अब मुझे Both. ऊंचा बोलो बेटे. Could it be both or just structure? Structural. Just structure. ऑफ कोर्स डेफिनेटली. देखो लेट्स नाउ गो ऑन. ओ थैंक यू फैजान, आप भी ज्वाइन कर गए बेटे. क्या कर रहे हो फैजान? व्हाई यू नॉट अटेंडिंग क्लासेस मेरे बेटा? आई एम रियली वरिड फॉर यू नाउ. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. एकदम से आपने छुट्टियां करना है, अपना मशगला बना ली है. यू कैन कम फॉर द इवेंट्स, यू कैन कम फॉर एवरीथिंग बट नॉट फॉर क्लासेस. नो कमेंट्स रिक्वायर्ड. यू जस्ट हर्ड व्हाट आई सेड. राइट जी. अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू बी स्ट्रक्चरल. इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मूव कर रहे हैं अपने ऑयल एंड गैस स्पेशलाइजेशन से. तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. अब दोनों के हम दो दो नुकसान बताते हैं. साइक्लिकल या स्ट्रक्चरल दोनों के सेम प्रॉब्लम्स हैं. वर्कर्स की इमीडिएटली हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, जॉब लूज हुई, उनकी इनकम्स गई, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स गए. लॉन्ग रन में ज्यादा देर अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो दे विल बिकम डी स्किल्ड. अपनी स्किल्स भूल जाएंगे, उन्हें रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी दोबारा जॉब लेने के लिए. फर्म्स की डिमांड गिरेगी, उनकी सेल्स गिरेंगी, प्रॉफिट में कमी, रेवेन्यू में कमी, जीडीपी में कमी. गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा देने पड़ेंगे. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ साइक्लिकल स्ट्रक्चरल. कोई दो दो दोनों में यूज कर ले. सबको समझ आ गया? रिवीजन इज योर्स. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू इट ऑल. पास्ट पेपर्स इज ऑल्सो अ ग्रेट रिवीजन. जो टॉपिक नहीं आ रहा फटाफट खोल के आज देखो क्लास के बाद कि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट याद क्यों नहीं थी, मुझे इनकी प्रॉब्लम्स याद क्यों नहीं थी. अब ज्यादा डैमेजिंग कौन सी होने का टाइम जरा कम है तो मैं जरा जल्दी में करवा रहा हूं. ज्यादा डैमेजिंग इनके लिए स्ट्रक्चरल होने का चांस है, बिकॉज इकोनॉमी में पूरे स्ट्रक्चर, उसकी जो पूरा पूरी इंडस्ट्री है ऑयल गैस वगैरह, उसकी डिमांड गिर रही है, तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डिमांड का पैटर्न चेंज हो रहा है. तो एज अ रिजल्ट इट्स मोर लाइकली टू बी स्ट्रक्चरल. विच वन इज लाइकली टू बी मोर डैमेजिंग? इन जनरल, structural unemployment, especially for petro states, because they're reliant so much on oil and gas. ना सिर्फ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी बल्कि एग्रीगेट डिमांड भी गिरेगी, स्पेशली वेनेजुएला की, और उससे साइक्लिकल भी हो सकती है. राइट? ये कंक्लूजन में सिर्फ बोलना था. मेन रीजन स्ट्रक्चरल है, अल्टीमेट इफेक्ट साइक्लिकल पे आ जाएगा. बट ये सबको समझ आ गया? Last question, G. Assess whether diversification is likely to be more successful in Venezuela or Saudi Arabia as they reduce their dependence on oil production. वो कहता है कौन सा इन दोनों में से आसानी से डाइवर्सिफाई कर जाएगा और अपनी ऑयल प्रोडक्शन से डिपेंडेंस कम कर लेगा. डेटा में बहुत कुछ है. पहले एनालिसिस के लिए अप टू 2 मार्क्स फॉर वेनेजुएला. सऊदी अरेबिया से करते हैं स्टार्ट. उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ओमान एंड सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, टूरिज्म अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है. तो एज अ रिजल्ट दे आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है. फिर सेकंड जज करो, इन्वेस्टर्स भी सऊदिया में ज्यादा आने का चांस है. इट्स अ प्रीटी हेल्थी इकोनॉमी, उनके पास फाइनेंस है. thirdly, आउटसाइड सपोर्ट किस हद तक मिलती है, दैट विल बी टाइम ही बताएगा. लेकिन चांसेस आर कि सऊदिया को आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज भी ज्यादा मिलने का चांस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, रीट्रेनिंग वर्कर्स, न्यू टैक्स सिस्टम्स. वेनेजुएला ऑन द अदर हैंड, उसके पास अपना पैसा नहीं है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहा. तो उसको बाहर से सपोर्ट मिलना, फाइनेंशियल एड मिलना मुश्किल है. टू कंक्लूड, it looks like Saudi, Oman, these petro states are likely to be able to diversify better than Venezuela because they've already started planning. They've already got strong economies, hence, foreign investment is more likely. Financial aid and a support system from other countries is more likely, whereas Venezuela may struggle to be able to diversify. समझ आ गया मेरे बच्चों? मकसद था कि जल्दी से आपको ये पेपर जितना हो सके करा दूं. All right, G. Let's move on to part B, section B.
विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। अब इधर मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा और आप लोगों को डांट भी पड़ेगी अगर गलतियां की, क्योंकि मैं ये बहुत दफा करवा चुका हूं। आई एम जस्ट गोना टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट्स पुट इट ऑन अनदर डॉक्यूमेंट और इसको जरा अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। खबरदार गलत डेफिनेशंस बताई पीईडी वगैरह की। सबसे पहले जी, बार बार बताता हूं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के कितने मार्क्स हैं? 8 मार्क में से, सी, शाबाश। ओहो अनस, कितनी बार बताऊं बेटे, 332। नई मार्क स्कीम है, 332 332 332। अब कोई यूट्यूब पे सुनेगा समझेगा सर पागल हो गए। इट्स सिकनिंग, इट्स डिस्टर्बिंग। हम कम अज कम 150 क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं नई मार्क स्कीम पे मेरे बच्चों। मैंने पुरानी वालों को भी नईयों पे आपको सॉल्व करवाया है। अभी तक टू क्यों माइंड में है? 3 मार्क्स। जब पता ही नहीं कितने मार्क्स हैं तो अटेम्प्ट ही कम करोगे। अब मुझे बताएं, की टर्म देखें कौन सी है, किसको डिफाइन करना है 1 मार्क के लिए? यस, डिफाइन व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ, अब मुझे डेफिनेशंस चाहिए। मुस्तफा, प्लीज डोंट लीव द मीटिंग, डिफाइन पीईटी। कमान मुस्तफा, पीईटी को डिफाइन कर दो। जिसको डेफिनेशन नहीं याद आ रही, फॉर्मूला को ही इंग्लिश में बोल दें। दूसरा मार्क फॉर्मूला का है। अब देखिए मुस्तफा नहीं बात कर रहे। चलें, अब्दुल्ला जाकिर, आज ही आप लोगों को करवाया है, पीईडी को डिफाइन कर दें। बच्चों बोल क्यों नहीं रहे हो? आई थिंक सम हैव लेफ्ट द क्लास। अश्लीना आप ही कर दो। The measure of responsiveness of demand to a change in क्वांटिटी price, डिमांडेड। quantity हाँ, demanded to a change in सो आपने price. क्या बोलना है जी? इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। साथ सेट्रस पैरेबस लगा दें, मर्जी है, बट दिस शुड बी गुड इनफ। अब इसका फॉर्मूला क्या है जी? एनीवन? पीडी का फॉर्मूला, एनीवन? वेरी गुड अब्दुल्ला एंड अनस। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तीसरा मार्क किस चीज का मिलेगा? जरा क्वेश्चन पढ़े एक दफा। With the help of a formula, explain what is meant by PET for a product and consider the extent, ये तो बाद का क्वेश्चन आ रहा है, consider the extent to which allows an entrepreneur to determine the effect of price changes on total expenditure या revenue on their product। कोई बच्चा बताएगा तीसरा मार्क किस चीज का मिलेगा? एक्सप्लेन इलास्टिक, Oh, इन इलास्टिक। ये रट लें, इन क्वेश्चंस में हमेशा 8 मार्क वालों ने आपने करना होता है। डिमांड, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड? समबडी टेल मी। और फिर नाराज होने को मैं तैयार हूं फुल, क्योंकि आप लोग गलत बोलते हैं हमेशा। बोले शाबाश। अब सब चुप कर गए। आई एम नॉट गोना बी अपसेट। बताओ। दोबारा बोलो। Perfect. Now, this was what examiners love to hear. Percentage, proportionate. Thank you, Samir. When a smaller percentage change in price leads to a greater percentage change in quantity demanded. खाली स्मॉलर एंड लार्जर भी नहीं लिखना, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट का वर्ड लाजमी देना है। अब कोई बच्चा समीर की तरह ही इन इलास्टिक का मुझे बता दें। इन इलास्टिक डिमांड इज व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड। वेरी गुड अंश जी, आपके 3 मार्क्स। प्लीज डू नॉट लूज देम। ये तो उसने प्लेट में रख के आपको दे दिए हैं, डू नॉट लूज देम, ठीक है? उसके बाद जी, एनालिसिस के 3 मार्क्स। एनालिसिस इज अगेन वेरी इजी, सिर्फ एवेल्युएशन मुश्किल होती है। अब वो क्या पूछ रहा है, जरा क्वेश्चन पे जाके देखें। इस क्वेश्चन में बच्चे बड़ी गलती करते हैं। वो कह रहा है, पहले तो उसने कहा एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म पीईडी फॉर अ प्रोडक्ट एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, ये तो इवैल्यूएशन है, allows an entrepreneur to determine the effect of price changes on the total expenditure of the product। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट नीडेड। इफ डिमांड इज इलास्टिक, मैं टाइप कर रहा हूं ताकि आप लोग गलती ना करें।
producer, if he reduces the price, ठीक है, the revenue या expenditure will rise as, ये इस तरह लिखना है, as a smaller percentage, मैं साइन ही लगा देता हूं, where is the sign, percentage fall in price will cause a greater percentage increase in क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप क्वालिटी ऐड करना चाहें तो यहां पे क्या कह सकते हैं, द रेवेन्यू लॉस्ट फ्रॉम रिड्यूस प्राइस विल बी Compensated. compensated or overdone, क्या वर्ड बोले, will be overtaken by increase in quantity demanded। Outweighed. ठीक है, अब यहां पे जरा ऊपर जाएं, क्वेश्चन वाज चेंजेस, अगर आपने खाली यहां छोड़ दिया एक मार्क है, एनालिसिस के दूसरे मार्क के लिए, however if he raises price, अगर उसने प्राइस बढ़ाने की गलती की, however if he raises price, तो क्या होगा, expenditure expenditure will decrease, revenue will decrease as a greater sorry smaller sorry Price as a was greater inelastic. percentage परसेंटेज साइन, जी हमने क्या रिड्यूस करेगा, स्मॉलर परसेंटेज फॉल इन प्राइस विल कॉज अ ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज, अगर वो प्राइस बढ़ाता है, a greater percentage fall in quantity demanded will result from a smaller परसेंटेज इन, मैं इस परसेंटेज साइन लगा रहा हूं, आपने पूरा वर्ड बोलना है, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस थोड़ी सी बढ़ाएगा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी, उसका रेवेन्यू गिर जाएगा। अब बच्चों ये सामने लिखा हुआ है, समवन अनएक्सपेक्टेड, लेट्स से तलहा फ्रॉम सिटी, मुझे बेटे कोशिश करें, अगर उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, उसको क्या करना चाहिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, इनइलास्टिक डिमांड है, come on guys, be confident, Tala, come on, a small mistake will lead to a great result in mocks and CI, लर्निंग हो जाती है। Very elastic. नहीं बोल रहा कोई बच्चा, कोई और वॉलंटियर कर दो, अदर देन समीर, अनस, अब्दुल्ला, इतने बच्चे हो, कोई और वॉलंटियर कर दो, समीर नहीं, एनीवन एल्स, प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए, एक्सप्लेन करें, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा, हम्म, शुक्र, स्मॉलर प्रोपोर्शनेट इन्होंने बोल दिया तो स्कोर मिल गया, a greater proportionate rise in price will cause a smaller proportionate decrease in quantity demanded, revenue will rise, the revenue lost from less quantity sold will be superseded by revenue gained from higher price charged, और अब इसका उल्टा करें, however if he reduces price with inelastic demand, quantity demand will only rise by a smaller proportion, as a result his expenditure revenue will fall, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सेम चीज होते हैं, ये 3 मार्क्स बचे, कम से कम 2 तो लें इसमें, ठीक है। अब जी इवैल्यूएशन, 2 मार्क्स, यही मुश्किल पार्ट है, वो कहता है कंसिडर विद द एक्सटेंट टू विच इट अलाउज द entrepreneur to determine the effect of price changes on total expenditure, limitations पीडी की क्या क्या है जी, इनएक्यूरेट, हिस्टोरिक, जरा एक्सप्लेन करके खाली लिस्ट ना कीजिएगा, पीडी डेटा में भी इनएक्यूरेट because its calculation is not that simple, you have to do a lot of market research, it might be historic, पुराना डेटा था, it needs to be updated, it might not be updated right now, ceteris paribus factors, other factors such as fashion, income, taste, brand loyalty may also play part in changes in revenue, not just the change in price. So to conclude, PD is a limited
measure. It does indicate to producer how expenditure is going to behave, but many internal and external factors determine the final outcome. आखिरी बात भी समझ आ गई इवैल्यूएशन की लिमिटेशंस आर दी इवैल्यूएशन। चले बच्चों, अब एक बार मैं चाहता हूं कि आखिरी क्वेश्चन करके क्लास खत्म करें। असेस वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर यूजफुल टू अ बिजनेस वांटिंग टू इंक्रीज इट्स टोटल सेल्स। यहां तक तो सिंपल क्वेश्चन है। इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी अब आपको एप्लीकेशन करनी है। So again, let's start with the definitions. Price elasticity of supply is a measure of responsiveness of quantity demanded की जगह of quantity supplied to a change in price. It's calculated by the formula mathematical style में लिखें percentage change in QS over percentage change in price. ठीक है, हमेशा quantity supplied demanded ऊपर आती है, price नीचे आती है। फिर जी इसका यूजफुलनेस प्रोड्यूसर को क्या है, जरा इसके फैक्टर्स माइंड में लाएं। वो ड्यूरेबल, पेरिशेबल, शॉर्ट रन में कैपिटल इनलास्ट वो फिक्स्ड होता है तो वो बढ़ा नहीं सकते सप्लाई। इंपोर्ट लिंक्स पे डिपेंड करता है, वर्कर्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्किल्स पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो क्या फायदा है पीईएस की नॉलेज का? प्रोड्यूसर के calculate his price elasticity of supply to know as the economy is growing and demand is rising, how easily can it respond to changes in demand and rise in price. If he feels his product has inelastic demand, he can discuss and decide to invest more. As a result, his production capacity will increase. He can buy in latest technology to reduce the production time. He can also train his workers. So again, production process gets shorter. So he can easily raise supply and increase his revenue. On the other hand, the effect, sorry, इसको थोड़ा सा और एक दो फायदे कर लेते हैं। He can also decide on how many workers to hire, output decisions, पूरा वो रोटा प्लान कर सकता है मैंने कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी डिमांड बढ़ रही है ग्रोइंग इकोनॉमी की वजह से। अब यहीं पे इसकी limitations, however, some goods are naturally so inelastic, the perishable ones, agricultural goods, that even with more training of workers or more advanced technology, supply remains inelastic. उसकी limitations. Secondly, GPES is inaccurate. It can be historic. Growing economy है, मुसलसल data change हो रहा है, so बड़ा मुश्किल होगा उसको update रखना। एहतियातन तीसरी भी बता रहा हूं, it's more effective in short run when you can add more capital, more effective in long run when you can add more machinery, more capital. ये हो गया जी पीईएस का, मैंने आपको कोई 8 मार्क का लिखवा दिया। जस्ट मेक श्योर आप इसमें से कम आधा कर लें। फायदा क्या है जी? आउटपुट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ट्रेनिंग डिसीजन, इंपोर्ट डिसीजन सारे वो कर सकता है ताकि प्राइस बढ़ रही है, चीजों की डिमांड बढ़ रही है ग्रोइंग इकोनॉमी में, सप्लाई को फॉरन रिस्पॉन्स करवाए। नाकाम क्यों होगा? शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा सकेगा, लॉन्ग रन में। इनएक्यूरेट फिगर होता है, हिस्टोरिक डेटा होता है, इसको मुसलसल अपडेट करना पड़ेगा ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर। शॉर्ट रन में बड़ा मुश्किल है उसको रिस्पॉन्ड करना, लॉन्ग रन में जाके जब मशीनरी ले सकेगा तो रिस्पॉन्ड कर सकेगा। अब जी एक्सीडी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it is a measure of responsiveness of quantity demanded of good A to a change in price of good B. Formula: percentage change in quantity demanded of good A divided by percentage change in price of good B. Producer can work out if his XCD is positive, that is substitutes, or negative, that is complementary goods. So he can see how in the growing economy the change in price of its competitors or related goods affects the demand for its own goods, and he can respond to that. For example, if during the rise in economy other substitutes raise the price, demand for our product is likely to rise. So producer can also increase price and increase supply to benefit from this time and increase his revenue. ठीक है? Also, if a complementary good reduces its price, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। नेगेटिव रिलेशनशिप है, उसकी प्राइस गिरी, लेट्स से गाड़ियों की, पेट्रोल की डिमांड बढ़ी। ग्रोइंग इकोनॉमी थी तो हम फिर अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। ये फायदे हैं। लेकिन अगेन ये भी इनएक्यूरेट होता है, हिस्टोरिक होता है। एक्सीडी कैलकुलेट करना इज मच हार्डर देन पीईएस। पीईएस तो अपनी प्रोडक्ट की है, दूसरों की है, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत हार्ड है। और ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर अब हम इवैल्यूएशन पे जा रहे हैं। बोथ पीईएस एंड एक्सीडी हैव अ लिमिटेड यूज फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड द यूज फॉर प्रोड्यूसर। पीईएस is probably better because producer has his own supply and his control,
whereas XCD में रिएक्शन दे रहा है वो टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, तो पीईएस जरा बेहतर है। दूसरे नंबर पे in short run XCD is better because you can immediately respond to changes in prices of competitors, but PES के लिए आपको लॉन्ग रन चाहिए जब आप नया मशीनरी कैपिटल ऐड कर सको। इसमें मैं लाऊंगा वाईडी को। Producer will be more better advised to use income elasticity of demand because economy is growing, incomes are rising, so he can decide what kind of goods to produce. Normal goods, superior goods, shift from inferior to normal, normal to superior, so his revenue increases. To conclude, why it is most useful, still all of these measures are inaccurate, historic, outdated, hence producer should look at the market So conditions. I was gonna ask you, Yeah, can I you bring up can, you YED can, you as can a use data point? PD, YD, anything. Okay. G, anyone, G, any question on this one? इसी को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास आप लोगों की परसों होगी, कल मैं A2 की क्लास कर रहा हूं, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। आई एम जस्ट गोना क्लोज द